फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ICSE क्लास 10th का, जो कि है हमारा टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो इसके बारे में जो कि सिलेबस में दिया गया है सेमेस्टर 2 का हमारा ICSE का, जो कि है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है। और उसके बाद है इसमें सेक्शन बी में है सिविक्स में द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड का, जो कि पेज नंबर है 108। 108 में है ये चैप्टर। तो हम लोग चलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कॉन्टेम्प्रेरी का ये पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखिए, पहले सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है? कॉसेज दिया गया है, फिर नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, आर्मामेंट्स, रेस डिवीजन, यूरोप, सिराजुद्दौला क्रासेस एंड रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी, टेरिटोरियल अरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये हमारा सिलेबस है। तो इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इन 1914 में क्या होता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यूरोप में होता है। तो यूरोप में क्या होता है, जैसे उसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है, यूरोप हो गया, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक, ये सब हमारे एक रीजन है। तो इसी रीजन में एक बैटल का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसी रीजन में हुआ था। तो जैसे ही 1941 में जैसे ही मतलब अर्लियर मतलब जैसे वार होता था, तो उसमें क्या होता था कि मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट होते थे, जितने भी क्या होते थे, जितने भी वार होते थे, वो किंग या फिर मतलब सोल्जर्स ही लड़ते थे। जितने भी सोल्जर्स हो गए वो ही लड़ते थे। उसमें सिविल पीपल वॉर में नहीं आते थे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ इन 1914 में, तो इसमें क्या हुआ, जितने भी सिविलियंस थे, वुमेन्स थे, मैन्स थे, और जितने भी पीपल थे, सब इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। इसीलिए इसको बोला जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देख लीजिए, तो कॉसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है? तो कॉसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार में आता है, द फर्स्ट इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म होता क्या है? तो नेशनलिज्म वो होता है द रेफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री और लैंग्वेज। मतलब जितना भी कल्चर, लैंग्वेज वगैरह जो एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक आसान भाषा में बताएं तो मतलब फीलिंग ऑफ वंस ओन कंट्री और वंस ओन प्लेस, मतलब बर्थ प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 19th सेंचुरी में जैसे ही यूरोप में 19th सेंचुरी आता है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम प्राइड, मतलब अपने देश के लिए, सब अपने अपने देश के लिए, मतलब जितने भी ये देश था, तो इसमें सब अपना अपना देश के लिए एक प्राइड फील करने लगा, एक मतलब घमंड करने लगा कि मेरा देश सबसे बड़ा है, मेरा देश सबसे बड़ा है। तो वैसे होते गया। फिर उसके बाद जैसे फ्रांस वांटेड टू गो बैक विद द प्रोविंसेस ऑफ अलास्का। मतलब अलास्का और लॉरिन जो एक जर्मनी में था, वो फ्रांस हायर कर लिया। फिर उसी प्रकार से इटली में, जो कि इटली जो बैकवर्ड टेरिटरी ऑफ टेरिंटो था, टेरिस्टिक, वो ऑस्ट्रिया से, और बल्कैन स्टेट जो कि साइबेरिया से था, तो वो अपना देश में मिला लिया। तो इसी की वजह से देखिए, फिर कंट्रीज डेवलप्ड इन द एक्सपेंशनिस्ट मतलब एक कंट्री एक दूसरे कंट्री से मतलब एरिया खींचने लगा। तो क्या होगा, अपना सब कंट्री जो है कि अपना अपना एरिया एक्सपेंड करने में लग गया, मतलब अपना राज्य बढ़ाने की और बढ़ने लगा, मतलब छीन के, मतलब हिंसा करके एक दूसरे का राज्य छीनने की कोशिश करने लगा। तो फिर द एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो यही एग्रेसिव एग्रेशन जो था एक दूसरे के प्रति, उसी को मतलब फॉर्म कर गया इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है कि साम्राज्यवाद, हिंदी में से साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इम्पेरियलिज्म रेफर्स टू द स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रैक्टिस बाय विच द पावरफुल नेशन एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री एंड बाय द डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्वास्टेशन। मतलब अपना टेरिटरी डायरेक्ट एक्वायर करके, मतलब बिना पूछे बिना कुछ कहे एक दूसरे पे साम्राज्यवाद, मतलब साम्राज्यवादी, मतलब अपना हक जताना, तो उसको बोला जाता है इम्पेरियलिज्म। तो क्या होता है इसमें कि वंस अ कंट्री इट वाज क्लेम्ड एज द कॉलोनी, मतलब एक दूसरे कंट्री पे कब्जा करने का
मतलब एक दूसरे कंट्री को मतलब कंट्रोल करने का। जैसे जैसे इंडिया पे क्या हुआ, इंडिया पे जो कि ब्रिटिशर्स आया, तो ब्रिटिशर्स जो कि एक डेक्कन साइड में, जैसे इंडिया का मैप है तो उसमें डेक्कन प्लेट्यू है, उसी साइड में क्या किया, पहले गोवा के साइड में क्या किया, लैंड किया, फिर वहाँ पे कॉलोनी फॉर्म कर दिया। कॉलोनी मतलब छोटा छोटा जगह कैप्चर करने लगा, धीरे धीरे वहाँ से बढ़ाने लगा, व्यापार करने लगा। सेम उसी प्रकार से कॉलोनाइजेशन होता है। तो इससे क्या होगा, प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, चीप लेबर, एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ये सब चीप लेबर, एग्रीकल्चर लैंड, मतलब वो अपना प्रॉफिट के लिए एक दूसरे से, मतलब दूसरे के कंट्री में एक कॉलोनी बनाना, एक स्थान पाना, और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेडिंग करना। तो वही सिस्टम था। तो उसके बाद क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड एंड द फ्रांस बिल्ड अप ह्यूज कॉलोनिकल एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो बात क्या है कि 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस मिल के, ये दोनों कंट्री, मतलब ये इंग्लैंड और फ्रांस जो कि ग्रेट ब्रिटेन और ये फ्रांस है, ये दोनों मिल के अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, बेसिकली एशिया और अफ्रीका में अपना एरिया बहुत एक्सपेंड किया है। उसमें हम लोग का देश इंडिया भी आता है, जिसमें कि उसका बंधक बन गया था, आई मीन ये इंग्लैंड का, जो कि ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश राज्य आ गया था। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है कि ब्रिटेन्स इम्पेरियल पावर वाज रिफॉर्म्स बाय हर पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। ब्रिटेन का है इतना आगे बढ़ गया, ब्रिटेन आगे बढ़ने का एक ही रीज़न था कि उसका इम्पेरियलिज्म, मतलब उसका जो नेवी सिस्टम था वो सबसे खतरनाक था वर्ल्ड में उस टाइम में, 1914 उस टाइम में। देखिए कितना पुराना है, जिसमें कि वो नेवी का एक संगठन था, बहुत बड़ा नेवी पावर था उसके पास। तो इटली, रसिया, जापान ऑल्सो वांटेड टू इंक्रीज, मतलब एक दूसरे को देख के होता है ना कि हम भी अपना एरिया एक्सपेंड करें। तो उसी तरह इटली, रसिया और जापान ऑल्सो, मतलब वो चाहने लगा कि हम भी क्यों ना अपना एरिया एक्सपेंड करें। तो उसी तरह से वो भी अपना एरिया एक्सपेंड करने लगा। फिर आता है रेस ऑफ आर्मामेंट्स। रेस ऑफ आर्मामेंट्स मतलब क्या होता है, एक आर्टिलरी, एक वेपन, मतलब दुनिया जो है कि एक टूल्स, मतलब जितने भी हथियार, बंदूक, गोला बारूद होते हैं, उसकी ओर दुनिया आगे बढ़ने लगी। तो उसी को बोला जाता है द रेस ऑफ आर्मामेंट्स। जैसे फ्रांसो पर्शियन वॉर, वन ऑफ द मोस्ट रीजन टू लेट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फ्रांसो पर्शियन वॉर था, जो कि फ्रांस और पर्शिया, मतलब पर्शियन एक कंट्री है, तो उसी के बीच में लड़ाई किया गया। तो उसी वही वहाँ से जो है कि ना धीरे धीरे उत्पत्ति होने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो देखिए उसके बाद क्या है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉलोनीज इन अफ्रीका, in order to protect the colonies in Africa, the at a few islands of the Pacific, जर्मनी began to build a powerful navy in the view, मतलब एक दूसरे को देख के नहीं होता है कि जर्मनी भी अब क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन जो था कि वो नेवी में सबसे पावरफुल था, तो उसको देख के जर्मनी भी अपना नेवी को बिल्ड करने लगा। तो उसी प्रकार से 1912 तक आते आते इम्पेरेटर मैन्युफैक्चर, मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया था उस समय यूरोप। तो 1912 मतलब उस दैट वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इम्पेरेटर बिल्ड, मतलब जो कि जर्मनी ने ही बिल्ड किया। फिर क्या किया, द जर्मन्स डग द कैनल डीपर टू दैट बैटल शिप्स शुड एंटर इनटू वाटर, मतलब अपना बैटल फील्ड, मतलब अपना नेवी को बचाने के लिए दुश्मनों से क्या किया कि एक बैटल फील्ड, एक क्या होता है, एक ग्राउंड, अंडरग्राउंड नेवी सिस्टम निकाला, कैनल, गड्ढा खोद के उसके अंदर जो आर्मी सबको उसके अंदर में छुपाया जा सकता है, ऐसा जगह बनाया। तो ये सब बहुत मतलब डेवलप करने लगा धीरे धीरे। तो ये सब क्या था, रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था। उसके बाद था कि डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स, मतलब यूरोप में क्या हुआ ना कि दो दो ग्रुप में डिवाइड कर, क्या होता है कि यूरोप इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जैसे देखिए, टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स इन यूरोप इन 20th सेंचुरी, ऑन द अदर हैंड द सिंगल नेशन स्टेट लाइक फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी एक साइड, उसके बाद दूसरा साइड था कि ऑन अदर हैंड देयर वर इंपेरियल स्टेट लाइक ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर। ये सब था दूसरा साइड, यानी दो पक्ष हो गया यूरोप में। तो दो पक्ष जहाँ भी होगा तो वहाँ पे वार होगा ही, तो ये तो निश्चित है कि वार होगा ही। तो फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए, फिर इन यूरोप द एम्पायर वाज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग डायनेस्टी। ऑस्ट्रिया वाज इनक्लूडेड बाय द टेरिटरी ऑफ हंगेरियन सबॉर्सन एंड कोट पॉपुलेशन। ये सब कुछ टेरिटरी का नाम है, जो कि उस यूरोप में फॉर्म किया गया था उस टाइम। तो वो मतलब इसको क्या करता था, वो सब मतलब अलग अलग रीजन का था, तो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करता था, तो कल्चर ट्रेडिशन भी डिफरेंट था। तो जर्मनी एंटेड इनटू द अलायंस विद ऑस्ट्रिया हंगरी इन 1882
इटली ज्वाइंट द अलायंस एंड केम टू द नोन एज द ट्रिपल अलायंसेस। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में क्या किया, जर्मनी और फ्रांस भी जुड़ गया, फिर उसके बाद इटली भी जुड़ गया उसी में, तो क्या हो गया, वो ट्रिपल अलायंसेस फॉर्म कर दिया। ट्रिपल अलायंस मतलब तीन तीन पीपल, मतलब एक अलायंस, एक ग्रुप फॉर्म किया, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंसेस। तो जैसे ही डेथ हुआ बिम्समैक का, जो कि फ्रांस का एक लीडर था, ठीक है, तो उस समय द फ्रेंडली रिलेशन था रसिया के साथ। फिर इंग्लैंड, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द टेरिटरीज पॉपुलेटेड इन द पोलिश यूक्रेनियन एंड द, और क्या होता है फिर, द ब्रिटेन क्रिएटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन द एक्वायरिंग द कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। उसी टाइम ब्रिटिश, जो आपको पहले भी बताया कि कॉलोनी फॉर्म करने लगा था एशिया और अफ्रीका में, तो वो सब मतलब रीच सक्सेस करने लगा, तो इनकम ज़्यादा आने लगा रसिया, ये अब यूरोप में किसका, ब्रिटेन और रसिया सबका, ब्रिटेन और फ्रांस सबका, सॉरी रसिया नहीं होगा, तो उन सबका ज़्यादा इनकम आने लगा। तो उसका नेबरिंग कंट्रीज जैसे जैसे रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप का जो साइड साइड में कंट्री सब था, वो देखने लगा कि साला ये सब कितना आगे बढ़ रहा है, तो वो सोच के क्या हुआ कि वो सभी जलने लगा, मतलब ग्रीडी फील करने लगा। तो फिर वो सब मतलब एक दूसरे पे मतलब झुकाने की कोशिश करने लगा, तो वही राइवलरीज होने लगा एक दूसरे में। तो वही था ये बिम्सैक, इस बिम्सैक एक किंग था, उसको भी मार दिया गया। तो उसके बाद देखिए सराजेवो क्राइसिस द इमीडिएट कॉज। तो सराजेवो क्राइसिस जो कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आर्चीड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एक नेम था, आर्चीड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि हायर किया गया था थ्रोन ऑफ द ऑस्ट्रिया हंगरी द असाइनमेंट एट द सराजेवो कैपिटल ऑफ बोस्निया इन जून 28, 1914 बाय द एसोसिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द ब्लैक एंड द यूनियन ऑफ डेथ। मतलब ये आर्चीड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड था, जो कि इसी के वजह से मतलब इमीडिएट कॉज हुआ, इसके मरते ही, जो कि इमीडिएट कॉज स्टार्ट कर गया यूरोप में, जो कि वर्ल्ड वार का रीजन था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आर्चीड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एक था, हमको बता देते हैं कि एक शॉर्टकट में, कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी को जो असाइन किया गया था वो 28 जून 1914 को किया गया था। तो द असाइनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेक्रेट सोसाइटी, मतलब एक नहीं होता है, कुछ सदस्य ग्रुप फॉर्म कर देता है, एक रीजन वाइज एक ग्रुप को फॉर्म करता है, जिससे कुछ नहीं होता है, ग्रुप बना देता है। तो उसी प्रकार से यूनियन ऑफ डेथ हो गया, ब्लैक हैंड, ये सब ग्रुप बनाया गया था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट द्वारा बनाया गया था, मतलब एक नेशनलिस्ट के द्वारा ही बनाया गया था ये सब ग्रुप। तो क्या हुआ कि सॉवरेन, सिंगल सॉवरेन स्टेट वगैरह में ये सब ग्रुप फॉर्म किया। तो ऑस्ट्रेलिया सर्व्ड अल्टीनियम द सर्बिया ऑन द जुलाई 23, मेकिंग 11 डिमांड्स। सर्बिया accepted most of the demands except those that would have led to the loss of the sovereignty। मतलब ऑस्ट्रिया मतलब सर्व किया कि साइबेरिया से जुलाई 23, जो कि 11 डिमांड किया, किससे, साइबेरिया से, कि ना, कि मतलब जितना भी उसका ऑक्यूपाइड सॉवरेनिटी है, मतलब उसका जो अपना वो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको वापस कर दे, उसका जितना भी खोया हुआ है सबको वापस कर दे। तो वैसा नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है कि वॉर डिक्लेयर कर दिया, किस पे, सर्बिया पे। तो यह वॉर हुआ था कब, जुलाई 28, 1914 में, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर सर्बिया पे। क्या कब होता है कि जुलाई 28, 1914 में। तो रसिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द वॉर सपोर्ट सर्बिया। तो रसिया सपोर्ट करने लगा सर्बिया को, क्योंकि ये ट्रिपल अलायंसेस का फॉर्म किया था, तो एक दूसरे से मतलब युद्ध में हेल्प करेगा। जैसे आजकल नाटो नहीं है, NATO, वैसे ही था। तो ऑन अगस्त 1, 1914 जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन रसिया एंड ऑन द अगस्त 3 ऑन फ्रांस जर्मन ट्रूप्स मार्च इनटू बेल्जियम to praise to the France and August 4 on the same day the Britain declare war on Germany। मतलब एक दूसरे पे वॉर डिक्लेयर करने लगा, तो उससे क्या हुआ, सराजेवो क्राइसिस के बाद इमीडिएट को, सराजेवो क्राइसिस आपको लिखने बोलेगा ना परीक्षा में, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मतलब इमीडिएट कॉज, और उसको याद करिएगा कि सर्बिया पे वॉर कर दिया था कौन, ऑस्ट्रिया। और क्या हुआ था, आर्चीड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि वो भी अपना थ्रोन हायर कर लिया, मतलब जो कि अपना वो किंग था उसको मतलब मार के वो अपना हायर कर लिया। तो ये सर्जियो क्राइसिस था। इसी सब की वजह से फिर क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट हुआ, फिर नेशनलिस्ट आया, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाया। जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाया तो क्या हुआ कि नेशनलिस्ट की वजह से इमीडिएट कॉज हो गया वर्ल्ड वार का। तो उसके बाद एक फिर क्या हुआ, जर्मनी
जर्मनी पे कौन, जापान क्या किया, डिक्लेयर वार कर दिया जर्मनी पे। तो इसी तरह से एक दूसरे पे वार होते गया, फिर कॉलोनी फॉर्म करते गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ट्रिपल अलायंस का ब्रेक हो गया। तो उसके बाद फिर 1951 में ब्रेक हो गया। तो ब्रिटेन फ्रांस रशिया एंड देयर एलाइज वेर कॉल्ड द अलाइड पावर्स। मतलब जब उसी समय क्या किया, ब्रिटेन रशिया फ्रांस ये सब जुड़ गया, तो वो एक फॉर्म किया ग्रुप जो कि अलाइड पावर्स था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड द अलायंस वी कॉल द सेंट्रल पावर्स। द वॉर द फॉट मैनी डिफरेंट कॉल्ड फ्रंट्स। मतलब जब वॉर जिससे जहाँ से स्टार्ट किया जाता था उसको फ्रंट बोला जाता था। तो बिटवीन जर्मनी एंड द रशियन फोर्सेज देयर वाज अ फाइटिंग एट द सी ऑफ द मिडिल ईस्ट वेयर द अलाइड फोर्स अटैक्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक प्लेस है। तो उसी रीजन में क्या किया, जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। रसिया, ठीक है, रसिया भी था। तो उसी इसी तरह से ये वॉर स्टार्ट हो गया। फिर ये हम लोग का इवेंट ऑफ वॉर है, तो ये सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑफ द वॉर, रिजल्ट ऑफ द वॉर देख लेते हैं क्या है। फिर रिजल्ट ऑफ द वॉर में होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस कब साइन किया था, जून 28 1919 को। मतलब जून 28 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन किया गया था। द विक्टोरियस पावर ऑफ अलाइज मेट इन द कॉन्फ्रेंस, मतलब अमेरिका सब मिलके एक कॉन्फ्रेंस बनाया और उसमें मीट किया, मतलब एक दूसरे से जुड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है कि सब पर पेरिस, द लेटर पेरिस बिटवीन जर्मनी जनवरी एंड जून 1919। तो द नंबर ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्फ्रेंस एंड 27 द टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटीज वर रियली डिसाइडेड बाय द वुडन विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये सब था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ये वगैरह, प्राइम मिनिस्टर मतलब एक दूसरे का, मतलब कंट्री का हेड मिल के एक संगठन बनाया, जो कि वर्सालिस एक जगह का नाम है। तो वहीं पे उसने मतलब सब मिल के एक ट्रीटी बनाया कि ट्रीटी में देखिए। फिर उसके बाद ट्रीटी देखेंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एज द रिजल्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ द पेरिस कॉन्फ्रेंस जून 28 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वॉज साइंड इन एंडेड द वॉर एंड द बेसिस ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन। मतलब उस समय प्रेसिडेंट था अमेरिका का कौन, विल्सन। तो विल्सन मतलब 14 पॉइंट्स मतलब कुछ डेनोट किया, मतलब एक 14 को एक ट्रीटी साइन किया। तो वो डिजाइन किया कि नेक्स्ट ये ट्रीटी इसलिए साइन किया गया था कि नेक्स्ट टाइम फिर से वर्ल्ड वॉर में नहीं हो। फिर देखिए टर्म्स ऑफ ट्रीटी, टर्म्स क्या था, मतलब क्या क्या कंडीशन था। तो फर्स्ट क्या है, द ट्रीटी डिक्लेयर द जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन, मतलब इसमें जर्मनी को गिल्टी ठहराया गया। तो जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे, मतलब उसको जर्मनी को बहुत ज़्यादा रुपया पे करने को बोला गया, जो कि $33 बिलियन रुपया बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो फिर अलायंस सप्लाई ऑफ कोल फ्रांस इटली एंड बेल्जियम में 10 ईयर्स, मतलब और क्या गया है कि मतलब कोल का सप्लाई किया जाएगा फ्रांस में, इटली में, बेल्जियम में 10 साल तक के लिए। तो ये सब देखिए गलत था, लग रहा है ना कि गलत है, तो सच में गलत था। तो फिर द एरिया ऑफ राइन वैली वाज द डेमिलिटराइज्ड एंड द जर्मन टेरिटरी वाज द राइन वेयर द ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड ट्रेड्स ओवर 15 ईयर्स। मतलब कुछ कुछ ईयर के हिसाब से उसको मतलब एक दूसरे को कब्जा करके रखा जाएगा। ये बेवकूफ़ वाला सब ट्रीटी इसमें साइन करा गया था। तो जर्मनी लॉस्ट द अलाक लॉरिन, जो कि फ्रांस को दिया, फ्रांस लिया था। तो यूरोपियन 8 मैंडेट, एक नाम है तो बेल्जियम का। तो ये सब नाम है। तो फ्री फोर्ट ऑफ द पुलिस टेरिटरी, पुलिस मतलब होता है पोलैंड का आदमी, सबको पुलिस बोला जाता है। तो जर्मनी सेडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी एंड डेनमार्क बेल्जियम पोलैंड, ये सब था। उसके बाद फिर जर्मनी मतलब क्या क्या क्रेडिट द पार्ट्स, मतलब जर्मनी का पार्ट जो कि मतलब दूसरे कंट्री ने लिया, जैसे डेनमार्क बेल्जियम पोलैंड, ये सब अपना अपना कंट्री में मिला लिया। तो इससे क्या हो गया, जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो द कोल माइंस ऑफ द जर्मन और एरिया कॉल द सार वेयर क्रेडिट बाय द फ्रांस, मतलब 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया कोल माइंस। ये ट्रीटी साइन किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कौन किया था, अमेरिका किया था। अमेरिका की वजह से ही ये सब साइन किया गया था, और खुद अमेरिका इसमें भाग नहीं लिया था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में। फिर जर्मनी क्या किया कि लॉस्ट ऑफ द कॉलोनीज, मतलब जितना भी कॉलोनीज था विक्टोरियस, सब वो लॉस्ट कर दिया जर्मनी। फिर एट्थ में क्या है कि जर्मन कॉलोनीज वेयर पैसिफिक ऑफ द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना वेयर गिवन टू जापान, मतलब जितना भी कंट्रोल था चाइना वगैरह से जर्मनी का, सब मतलब दूसरे को दे दिया गया, जापान को दे दिया गया। तो जर्मन आर्मी वेर रिस्ट्रिक्टेड टू द फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स एज द नेवी वाज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड, मतलब आदमी रख सकता है 15,000 ही, और 24 इससे ज़्यादा जर्मनी नेवी में नहीं रख सकता था। ये सब क्या था, ये सब रूल बनाया गया था
जर्मनी के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के द्वारा। फिर द ट्रीटी अफर्म द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम पोलैंड, ये सब का कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, और फिर उस पर अटैक नहीं कर सकता जर्मनी, ये सब कंडीशन उस पर रखा गया था। फिर द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वे एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, मतलब कुछ लीग वगैरह बनाया गया था, द लीग ऑफ नेशन, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे दिया गया है इसके बारे में। तो ये सब था इंपॉर्टेंट। फॉर द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, मतलब टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट मतलब ये जैसे ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस समय एक दूसरे का मतलब अरेंजमेंट होने लगा। जैसे जर्मनी खुद को बिल्ड अप, मतलब कि वो फिर से रिकवर करना चाहता था, तो उसी प्रकार से पॉलिटिकल मैप सब इधर उधर हो गया था, सब डैमेज, मतलब एरिया सब इधर उधर हो गया था और बहुत नुकसान हुआ था। तो उसी के लिए फॉर्मेशन फिर से करने लगा, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, फिर एक नया लीग ऑफ नेशन स्टार्ट होने लगा। तो देखते हैं लीग ऑफ नेशन क्या था कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दिस कंप्लीटेड द सेटिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशन, मतलब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब एक दूसरे की सहायता के लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। तो द एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पीस ट्रीटीज वेयर द कॉन्वेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन विल्सन्स 14 पॉइंट्स इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड द गारंटी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल स्टेट्स। Thus, the League of Nations were created as the World Organization of the Independent State in 1920। फिर 1920 में क्या हो गया, गारंटी किया गया, कुछ मतलब कुछ देश मिल के ना एक लीग बनाया, मतलब एक संगठन बनाया जिसके द्वारा कि फिर से वो रिकवर कर पाए और फिर से जैसे था वैसे कर पाए। तो एम ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन क्या था कि ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द सेक्रेट ट्रीटीज एंड एलायंसेस, मतलब बिना जाने बुझे ये ना पूछे आप कोई भी ट्रीटी में साइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव था। द मेंबर स्टेट्स वेर नॉट सपोज टू मेंटेन द ह्यूज आर्मीज वर्शिप एंड डिस्ट्रक्टिव आर्नामेंट्स, मतलब जितना भी मेंबर था सब मतलब उसको सपोज नहीं करना था कि आर्मीज वर्शिप ये सब डिस्ट्रक्टिव आर्नामेंट्स को नहीं रख सकता है, ये सब इसका एम था। फिर द ऑल द स्टेट्स वेयर रेफर टू द म्यूचुअल डिस्प्यूट्स ऑफ एनी लीग ऑफ नेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट, मतलब जितना भी लीग ऑफ नेशन था उसमें एक म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो, मतलब एक दूसरे पे आपसी बात को एक दूसरे पे शेयर किया जाएगा कुछ भी होगा तो। फिफ्थ क्या था, द मेंबर स्टेट्स वेयर टेकन नेसेसरी, मतलब जितना मेंबर स्टेट था उसको नेसेसरी टेकन किया गया था। फिर द एक्शन ऑफ द डायरेक्टेड ऑफ द लीग ऑफ अगेंस्ट द स्टेट ऑफ विच डिस्टर्ब द वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर। फिर ये मतलब आपसी, मतलब जैसे आपको आपको आपका यार आपका, आप एग्जांपल बताइए कि आप और आपका दोस्त है, वो दोनों में बात हो रहा है तो पूरा क्लास को बताना है कुछ, तो पूरा क्लास को ज़रूरी है ना जानना। पूरा क्लास में पैसा जमा किया, आपको दिया कुछ लाने, तो आप उसका हिसाब देंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से पूरा वर्ल्ड में हुआ, मतलब एक दूसरे कंट्री मिल के दूसरे मतलब खुद को पावरफुल समझने लगा और दूसरा कंट्री क्या गया कि वो जा रहा है अपन। फिर द होप ऑफ द हैविंग द ट्रूली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द प्रिजर्वेशन, इसमें क्या होता था कि वर्ल्ड मतलब एक दूसरे में टुकड़े टुकड़े में बट गया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मतलब रिजल्ट हो गया था वॉर का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। द होप ऑफ द हैविंग द ट्रूली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड द प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन वेयर हाउएवर नॉट रियलाइज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, मतलब इससे मतलब बहुत नुकसान हुआ था। टू मेजर कंट्रीज जर्मनी एंड सोवियत यूनियन मतलब वेर नॉट अलाउड टू बिकम देट्स मेंबर, मतलब फिर क्या होता है कि जर्मनी को और सोवियत यूनियन जैसे रसिया हो गया, यह सबको इसमें अलाउ नहीं था कि आप इसका मेंबर बन सकें। तो while India, which was not independent, who made the member, the United States, which played the important part of the setting of the League of, ultimately decided not to join it। मतलब अमेरिका खुद बनाया, अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशन बनाया और वो खुद ज्वाइन नहीं किया, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़गिरी था। तो रसिया ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड द जर्मनी लेड टू द वीकनिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशन, मतलब डिक्टेटरशिप आया। तो उसी समय डिक्टेटरशिप आया कहाँ पे, जर्मनी और इटली में। तो उससे क्या हुआ कि मतलब वो पावर वीक हो गया, फिर nations were failed to basic object of maintaining the peace and the world। Unfortunately, the League of came to an end and the Hitler committed the aggression of the Poland began the World War II। फिर 1939 में भाई कहानी बदल जाता है। 1939 1945 में फिर क्या होता है, यही डिक्टेटरशिप जो बिल्ड किया, हम बताए थे ना आपको कि यूरोप में जब एक दूसरे से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद क्या क्या हुआ कि जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ। जर्मनी को जैसे ही नुकसान हुआ तो जर्मनी फिर वो मतलब रिकवर करने के लिए उसमें डिक्टेटरशिप आया, मतलब कुछ लीडर्स वर्ल्ड क्लास लीडर्स सामने आया, तो उससे मतलब क्या हुआ ग्रुप फॉर्म किया। तो उससे क्या हुआ कि फिर से वर्ल्ड वार 2 का यही रीज़न बना डिक्टेटरशिप। तो ये भी एक चैप्टर है, तो हम लोग इसका चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो अगर आपको ये चैप्टर ईजिली वे में समझ में आ गया होगा तो भाई प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।